चार लोग क्या कहेंगे। और ये बात अगर हम सोचेंगे और हमारी लाइफ भी उनके डिसीजन पे डिपेंड करती है, तो ये चीज कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को इफेक्ट करेगी, हमारी हेल्थ को इफेक्ट करेगी। तो आज मैं उनसे बात करूंगा जो असल में इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं कि चार लोगों की बात कहां पर और कितनी सुननी चाहिए, सुननी भी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए। क्योंकि अगर लाइफ हमारी है तो डिसीजन भी कहीं ना कहीं हमारे होने चाहिए, ना कि हम दूसरों की बात सुनकर अपने डिसीजन चेंज करें। तो बिल्कुल देर न करते हुए हम मिल चलते हैं उनके पास। आज मैं आया हूँ बरेली के डॉक्टर सुमित वैश्य जी के पास और डॉक्टर मीति गुप्ता जी के पास, जो कि एक कपल हैं और अभी बरेली में अपना खुद का हॉस्पिटल चला रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मीति गुप्ता, MD DMD पैथोलॉजिस्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमित वैश्य हूँ। मैं लेप्रोस्कोपिक जनरल और कैंसर सर्जन हूँ। मेरा 9 वर्ष का पैथोलॉजी में अनुभव है और मैं इस वक्त साई सुविधा हॉस्पिटल और स्टार डायग्नोस्टिक लैब, जो कि फिनिक्स मॉल के आगे स्थित है, इसमें मैं सभी प्रकार की जांचों की सुविधाएं उपलब्ध करा रही हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई मेरठ और लखनऊ मेडिकल कॉलेज से की है। मैं बरेली में 11 साल से सर्जरी में कार्यरत हूँ। मैंने बरेली में राममूर्ति मेडिकल कॉलेज और कॉर्पोरेट सेंटर बरेली में काम कर रहा हूँ। इस समय मैं अपना अस्पताल मेडी स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और कैंसर सेंटर के नाम से चला रहा हूँ, जहाँ पे मेरा मुख्य उद्देश्य मरीज का कम से कम पैसों में सही इलाज करना, दूरबीन की सर्जरी करना, कैंसर सर्जरी और कीमोथेरेपी करना है। तो कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल सही हूँ। चाय पीते हैं आप? बिल्कुल पीते हैं। दिन में कितनी बार? डॉक्टर्स को मैंने ऐसा सुना है कि चाय बहुत जहर लगता है। पीने का समय ही नहीं मिल पाता है। मेरा तो समय खड़े खड़े निकल जाता है सर्जरी करने में। तो पसंद है आपको, मतलब? बहुत पसंद। तो ऐसा अगर ये क्या मिथ है या ये रियलिटी है कि चाय, मतलब डॉक्टर्स बोलते हैं नहीं पीना चाहिए? टाइम पास। आप चाय पसंद है, आपको कॉफी? मुझे चाय पसंद है। अच्छा, चाय। तो आपकी केमिस्ट्री फिर अच्छी चल रही है? हाँ, मेरा काम बैठने का है और सर का खड़े रहने का है। आप कैसे मिले आप दोनों? हम लोग बेसिकली जो है मैट्रिमोनी के थ्रू मिले हैं 2011 में, और बहुत अच्छी केमिस्ट्री रही है हमारी। अच्छा, उस टाइम था ऐसा? हाँ, उस टाइम पे मैट्रिमोनी साइट्स के थ्रू सर्च किया था पेरेंट्स ने, और मैं लखनऊ में पीजी कर रही थी, सर भी लखनऊ में पीजी कर रहे थे। तो उस बस टाइम में वालों ने बुला किया कि जाइए डोमिनोज में चले आइए, मिल लीजिए, और हम लोग मिल लिए। कैसा एक्सपीरियंस था आपका जब आप पहली बार मैम को आप मिले? अलग नया एक्सपीरियंस था। उससे पहले आप किसी को डेट किया था आपने? मैं बहुत डरता था। बिल्कुल पसंद नहीं करता था। और आज और अच्छा मैम, आपने किसी को डेट किया था उससे पहले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डेट नहीं किया, पर ऐसे फ्रेंडशिप थी, पर सर के साथ जैसी फ्रेंडशिप तो नहीं हो पाई अब तक। फैमिलीज आपकी कैसी थी? स्ट्रिक्ट थी मतलब इस चीजों में? मेरी फैमिली बहुत ही कूल है, कोई इंटरफेयर नहीं, कुछ नहीं। वो चाहते हैं कि आप मतलब कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है मेरी फैमिली में। अच्छा, आप जब डोमिनोज में मिले, ठीक है, उसमें फूड किसकी पसंद का ऑर्डर हुआ था? वो एक्चुअली मेरा प्लान था कि मुझे कोई मैरिज के लिए लड़का दिखाया जाएगा, मैं उसको डोमिनोज में बुलाऊंगी और पिज्जा खाऊंगी और बाय बाय करके वापस आ जाऊंगी। मुझे जंक फूड्स ज्यादा पसंद। पैसे किसने दिए? पैसे तो मैं ही। और वो सर को पिज्जा बिल्कुल नहीं पसंद है, उन्होंने बड़ी मुश्किल से निपटाया हुआ। अच्छा, उसके बाद चीजें कैसी रही? आप दोबारा से मिले, मतलब फिर तो आप दोनों लखनऊ में ही थे? खूब मिले, खूब टहले। अच्छा, ये बात घर पे पता थी बिल्कुल पता कि आप अच्छा, फिर तो आप पक्का हो गया था, इस टाइम लग गई थी फिर तो उस टाइम में। अच्छा, आप अभी एज अ कैंसर सर्जन वर्क कर रहे हैं? यस। कितने साल हो गए आपको? मैं कैंसर और लैप्रोस्कोपिक दोनों सर्जरी करता हूँ। मैं अराउंड 10 to 11 ईयर से वर्क कर रहा हूँ, और मैंने बेसिकली लखनऊ और बरेली में काम किया है। लखनऊ में भी अच्छे कॉर्पोरेट सेंटर्स हैं, सहारा है, विवेकानंद है, कमांड हॉस्पिटल है, तो ये अच्छे सेंटर्स में वर्क किया है। और बरेली में मैं राममूर्ति में काफ़ी समय मैंने अपना काम किया है, अभी भी कर हूँ, और प्रेजेंटली मैं यहाँ के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स चला रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, और मेरा अपना सेंटर्स है मेडी स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उसे रन करता हूँ। अच्छा, आपकी शादी को कितने साल हो गए? हमारी शादी को लगभग 13 ईयर्स। 14 साल का वनवास पार कर लिया है। 14 साल हमारे पूरे। हमारे 14 साल पूरे हो चुके हैं। अच्छा, एक चीज मैं हम खुश है। सर से जानना चाहूंगा, आपकी एनिवर्सरी की डेट क्या है? एनिवर्सरी की डेट है मेरी 12 जनवरी।
देखा 12 था फरवरी, सॉरी देखा था 12 फरवरी। देखो मेरा 2-3 मेरी कमियां हैं जो मेरी वाइफ बिल्कुल पसंद नहीं करती। एक तो मुझे सरप्राइजेस गिफ्ट नहीं पसंद है बिल्कुल। मैं सरप्राइजेस, मुझे दुकान जाना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे जाना पड़ता है। आप देते नहीं हो या सरप्राइज लेते नहीं हो? मुझे लेना और देना बिल्कुल मैंने किया ही नहीं है। बेसिकली मैं जब वो मेरे उसमें नहीं आया है, तो ठीक Habit है, में वो नहीं है। मैडम को इसके अगेंस्ट है बिल्कुल। यही सबसे बड़ी लड़ाई है हमारी। ठीक है, तो हमें जो चीज मुझे पसंद, जो मैं लाता हूँ, वो मैडम को उनको लगता है कि वो वैसी नहीं, उतनी अच्छी चॉइस नहीं है मेरी। आपको क्या चीज पसंद है सर में? मुझे सर का जो सिंप्लिसिटी है वो मुझे पसंद। मैं यही सोच रहा था कि आप यही पॉइंट पॉइंट बोलोगी। मैं बहुत टाइम से ये देख रहा था। अच्छा, आपको वर्क करते हुए कितना टाइम हो गया? मुझे वर्क करते हुए लगभग 9 इयर्स हो गए। 9 इयर्स। तो आप लखनऊ में कर रही थी या डायरेक्ट आपने बरेली में ही 9 इयर्स का वो नहीं, पूरा किया? मैं लखनऊ में मैं पीजी कर रही थी और उसके बाद मैंने बदायूं से स्टार्ट किया, फिर मैं बरेली आई हूँ। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगता है कि लखनऊ क्यों छोड़ा? लखनऊ इसलिए छोड़ा क्योंकि हम दोनों वर्किंग थे बेसिकली। और जब हमारा चाइल्ड हुआ तो हम लोगों को काम भी करना था, वर्क भी करना था और बेटे को भी पालना था। तो बेसिकली हमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एज ए फैकल्टी ज्वाइन किया। और वहाँ पे थोड़ा सा पेरेंट्स की हेल्प के साथ में हम दोनों काम भी करते रहे। और मेरा बेटे का भी वो मतलब उसको भी प्रॉब्लम नहीं आए, तो दोनों के वर्क भी कंटिन्यू रहे, इसलिए काम। अभी आप दोनों वर्क करते हो, यस। कौन देखता है फिर? अब तो बच्चा बड़ा अब हो तो गया है, बड़ा हो वो गया है, इंडिपेंडेंट है, वो अच्छा। काफी चीजें अपने पे मैनेज कर लेता है। तो अगर आपको कभी ऐसा फील हुआ कि मतलब हम उसको टाइम नहीं दे पा रहे हैं या हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं? ये तो हमेशा ही फील होता ये है। तो फील होता है क्योंकि और हमको ये काम ऐसा आपके है। प्रोफेशन में ये बहुत चीज है कि टाइम नहीं दे पा रहे हैं, फिर आप उसको कैसे मैनेज करते हैं? मैं अभी बात कर रहा था, मैं मूवीज की सर से और आपसे, मैंने बहुत देखा आप उस चीज में, तो आप मूवीज बहुत देखते हो। रात में देखते हैं जब हम, मुझे जब रात में थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं तो देखते हैं रात में। वही मेरे पास टाइम होता है थोड़ा सा अपना टाइम पास करने का, फैमिली को समय देने का, बच्चे को समय देने का। तो उसी में जो हम कर सकते हैं वही करते हैं। कभी मैम ने ऐसा आपको वो नहीं बोला कि आप टाइम नहीं दे रहे हो और ये चीज नहीं है हो रहे, वो कभी? बहुत बार बोला। बेसिकली जब शुरुआत में हमारा स्ट्रगल पीरियड था, जब हमें अपनी प्रैक्टिस करनी थी, स्टार्ट करनी थी कंटिन्यू, कुछ चीजें हमको काम चाहिए था, लोग अपने उसमें काम करना था, तो मैं कोई भी दिन मतलब पूरे वीक काम करता था। सैटरडे, इवन संडेज भी सर हाँ, शुरुआत से सर मैंने काम बहुत स्ट्रगल किया, तो उसमें टाइम नहीं दे करेंगे। पाया मैं। जैसे आप दोनों डॉक्टर थे, आपने ये सोचा है क्या ऐसा कि हमारा जो चाइल्ड है वो भी उसको हम डॉक्टर लाइन में ही भेजेंगे? नहीं, वैसे मतलब अगर डॉक्टर लाइन में जाता है वो, उसका इंटरेस्ट आता है, वैसे इंटरेस्ट है उसका, तो उसके लिए चीजें इजी हो जाएंगी। क्योंकि जो हमने फेस किया है, जो मतलब कठिनाइयाँ झेली हैं, जो, तो उसके लिए इजी होगा। अदर ब्रांच में हमें नॉलेज नहीं है, तो उसको अपने स्तर से, तो मतलब आगे अगर- के फ्यूचर के लिए उसके, अगर वो डॉक्टर लाइन में आएगा तो उससे बनी बनाई चीजें हैं, उसे सीखने में आसानी होगी कोई भी चीज, इसलिए इजी है। और सेम प्रोफेशन इजी रहता है। जिस हिसाब से अभी नीट का वो स्कोप चल रहा है, क्योंकि हर कोई तीसरा जो बच्चा है नीट कर रहा है, क्योंकि अभी इस टाइम फैमिली में क्या हो रहा है, मैं ये देखा है कई जगह कि आप बच्चे को 12th करने के बाद सीधे नीट करा रहे हैं, फिर इवन अगर वो करना चाह रहा है तब भी और नहीं करना चाह रहा है तब भी। नहीं, वो अलग अलग टाइप के पेरेंट्स होते हैं। और मेरा मैडम का नहीं पता, लेकिन पर्टिकुलर मेरा ये है फोकस कि मैं ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता हूँ। अगर उसका मन है स्पोर्ट्स में जाने का, उसका अगर मुझे लगता है कि वो उसमें अच्छा ट्रेंड हो सकता है, आगे कुछ कर सकता है, तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है मेरी तरफ से उसके लिए। मैं मैम से जानना चाहूँगा, हमारे भी तरफ से कोई फाउंडेशन नहीं है, जो करना है वो करो। सर की बात सुन के तो नहीं बोल रहे हो नहीं, आप? मैं सर ने सही की बोला बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसको जो भी फील्ड में अपना सबसे बेस्ट देने का लगता है वो करे। जैसे इस समय अगर आप देखिए 11 साल का है, उसका जो हॉबीज है
तो वो अभी वो टेबल टेनिस इतना में बहुत बढ़िया अच्छा चल रहा है। दिखता है। अच्छा मतलब एक छोटे स्कूल लेवल के जो लोग होते हैं उसकी एज के, वो बहुत बढ़िया खेलता है। उसका चेस बहुत अच्छा है। तो जो है उसकी स्टडी इतनी अच्छी नहीं है, मतलब वो उस पे, और मैं ज्यादा चाहता भी नहीं हूँ कि इतना वो स्ट्रेस स्ट्रेस ले दे स्टडी पे। जो उसको इंटरेस्ट आ रहा है जिसमें, उसमें ही एक्टिव हो वो। जब उसका समय आएगा कंपटीशन का, उसमें उस समय हम देख लेंगे। लेकिन अभी हम जो चाहते हैं कि बेसिकली वो जिसमें इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है वो करे। अच्छा, आप पिटाई करते हो कभी? मैंने शुरू में तो पिटाई की थी, क्योंकि मुझे भी नहीं नॉलेज थी कि छोटे बच्चे को कैसे पढ़ाना है। तो फिर जब मुझे लगा कि मुझे पढ़ाना नहीं आता, मैं टीचर नहीं बन सकती अच्छी, तो मैंने उसे टीचर के हवाले कर दिया। अब वो अपने आप से टीचर उसे जैसे समझा रही है, कर ले। क्योंकि ना हम अपने चीज़ें फोर्स नहीं कर सकते। हमने जैसे सीखा तो ज़रूरी नहीं है हमारे बच्चे भी वैसे ही सीखें। ये भी है। अभी जैसे हमारे पेरेंट्स थे और मेरे पेरेंट्स हैं, तो मेरे फादर ने तो कभी मुझे एक ही बार उन्होंने मारा था, उसके बाद कभी ऐसी नौबत नहीं आई। लेकिन मेरी मदर जो है, उन्होंने बहुत पीटा है मुझे, बहुत बेहिसाब मारा है उन्होंने। वो तो तो मदर की वो चीज, मार तो हाँ। कोई गिनती में नहीं और आती। लेकिन अब जो जो टाइम आ रहा है, मैं देख रहा हूँ एज अ, मैं ट्यूशन वगैरह कभी मैं पढ़ाया उस टाइम में, तो वो मेरे को बोलते हैं ये चीज़ कि नहीं, आप मतलब हमारे बच्चे को मार नहीं सकते हैं। और इवन अगर वो नहीं पढ़ना चाह रहा है, कई बार ऐसा होता है कि नहीं पढ़ रहा है तब भी, तो वो मैंने देखा है कई पेरेंट्स ऐसे हैं कि नहीं मार रहे हैं वो बच्चा फिर कुछ भी कर रहा है, आप कितना भी उसको प्यार से समझाओ। तो आपको ये चीज़ कैसे मतलब लगती है? ऐसा है कि मार के तो बच्चे को नहीं कर सकते, पर बहुत एक्सट्रीम केस हो जाए तब तो फिर आपको अपने पे कंट्रोल नहीं होता तो मार ही देते हो। लेकिन ऐसा है ना, बच्चे को ना हार्ड बिहेवियर भी झेलना सिखाना पड़ेगा। हाँ, वही चीज़। अगर आप मदर मारेगी ना, तो थोड़ा सा उसे इसको झेलना आना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसको हमेशा अच्छा ही अच्छा मिलेगा लाइफ में। मेन आपको लगता है अगर मार्क्स से बच्चा सही लाइन पकड़ ले तो सही है, ठीक है। लेकिन अगर उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है मार खाने का, तो फिर वो आगे लाइफ में किसी से भी खा लेगा तो बहुत डिमोटिवेट हो जाएगा। मेरे यहाँ जो मेरी मेट का लड़का है, उसको इतना मारा जाता है, उसके बहुत parents पिटता है उसको वो। बहुत पीटते हैं। उसको यहाँ तक इसलिए भी पीटते हैं कि उसका दिमाग खराब है, ये है। तो वो जब मेरे उसमें आया, तो मैंने केवल उसको इतना मोटिवेट किया, काफी मोटिवेट किया कि तुम नहीं, तुम तुम बेस्ट कर सकते हो, ये तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारा दिमाग। और उसको बल्कि दिमाग की वजह से कि वो क्लास ही नहीं आगे जा पा रहा था, तो एक मोटिवेशन की वजह से मुझसे बच्चे बड़े खुश रहते हैं, जितने भी छोटे से बड़े बच्चे काफी खुश रहते हैं। तो उसको इतना मोटिवेशन किया उसने, इस बार आकर के मुझे कहा कि मेरी सेकंड पोजीशन आई है ओवरऑल। अच्छा, ये मोटिवेशन क्या मेडिकल फील्ड में वर्क करती है? बिल्कुल वर्क करती है। वो मेडिकल फील्ड में तो सिर्फ मोटिवेशन पे ही काम है। आप जितना मोटिवेटेड रहोगे उतना ही आपका थेरेपी भी होती है, देह सफल होगा। पेन भी रिड्यूस होता है, स्ट्रेस भी रिड्यूस होता है। बहुत सारी चीजें मरीज को अगर पता चलती हैं कि उसके मन में मिथ होता है कि नहीं मैं ऐसा होने वाला हूँ, वैसा होने, उसको सही गाइडेंस मिल जाए या मोटिवेट किया जाए, तो उसको सही गाइडेंस से बहुत हीलिंग भी होती है, स्ट्रेस रिड्यूस होता है। हाँ, क्योंकि रिहैबिलिटेशन की तरह कई बार ऐसा होता है, मैंने सुना है कि जो कुछ मतलब पेशेंट होता है वो 2-2 3-3 महीने ले रहा है रिकवर होने में, लेकिन कुछ होता है वो 1 महीने के अंदर ही रिकवर हो जा रहे हैं। तो ये मोटिवेशन वर्क करती है। वर्क करता है, बिल्कुल। बिल्कुल वर्क करता है। ऐसा मेरे ताऊ जी थे, तो उनको ब्रेन ट्यूमर था, उनका एक बार ऑपरेशन हो चुका था, लेकिन उनको वो चीज़ दोबारा से मतलब हो गई और फिर वो एक्सपायर हो गए। मेरे फादर इन लॉ जो थे, आप बिलीव नहीं मानेंगे, वो उनकी सर्जरी हुई, उन्होंने सर्जरी के उनका मतलब एक कार्डियक बाईपास हुए। वो खाना भी अच्छा, वो हॉबी है, मतलब अच्छा लगता है उनको खाना। उन्होंने सेकंड थर्ड डे से अच्छी अपनी डाइट स्टार्ट कर दी। 7th-8th डे, मतलब जिस दिन ऑपरेशन हुआ है उसके 10th डे के अंदर कोई बाईपास सर्जरी वाला पेशेंट अपने आप आकर के बैठ के काम करने लगा, और उनको बैठना पसंद ही नहीं आ रहा था। तो एक ये उनकी अपनी अंदर की विल भी थी। बहुत सारे लोग होते हैं, अरे मेरा ऑपरेशन हुआ है, मैं नहीं कर, मैं ये हूँ, मुझे ये दिक्कत हो रही है। तो कुछ सेल्फ जो मोटिवेशन होता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब जितना पॉजिटिव सोचोगे उतनी चीज़ें पॉजिटिव बढ़ेंगी। चीज। अच्छा, जैसे मैम, एक सिंपल ब्लड टेस्ट से क्या कैंसर पकड़ा जा सकता है? सिंपल ब्लड टेस्ट से तो कैंसर नहीं पकड़ा जा सकता। अगर कैंसर के लक्षण पूरी तरह से दिख रहे हैं तब तो आपका कैंसर स्क्रीनिंग में आ जाएगा। अब जैसे
ल्यूकीमिया का पेशेंट है, तो वो ऐसे पकड़ में आएगा कि उसने अपना CBC कराया, तो उसका जो WBC काउंट है वो बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो वहीं पे ही डॉक्टर सोचने लगेगा कि इसमें जो है कि एक चांसेस हैं कि कैंसर का लक्षण हो सकता है। कंफर्म नहीं होता है उस वो स्टेज। कंफर्म नहीं है, स्क्रीनिंग टेस्ट है। कंफर्म के टेस्ट अलग है, वो आप जब एक्सपर्ट को दिखाते हो ना तो वो आपको गाइड करता है कि आपको कौन से कंफर्म टेस्ट कराने हैं। कैंसर जल्दी किसको होता है, लेडीज को या जेंट्स, मेल या फीमेल? कुछ कैंसर्स लेडीज में कॉमन है, कुछ कैंसर्स अलग अलग टाइप के कैंसर्स हैं, कुछ कैंसर्स लेडीज में कॉमन है जो जल्दी होते हैं, जल्दी क्या उन्हीं में होते हैं या जल्दी होते हैं, और कुछ मेल्स में होते फीमेल्स में एज के अकॉर्डिंग जो है ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फीमेल्स को खुद से अपने आप करना चाहिए, और उन्हें अगर कोई भी गांठ अगर लगती है तो उसमें बिल्कुल शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने गायनी के डॉक्टर या किसी भी लेडी डॉक्टर के पास जाएं और उसे बताएं, क्योंकि अगर आपने बताने में देरी कर दी तो फिर वो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। हाँ, फिर आप वो गांठ से कुछ और भी नुकसान हो सकता है, वो फैल सकती है। तो उसको पहले ही स्थिति में अगर रोक दिया जाए तो आपका बहुत छोटे से ऑपरेशन से काम हो जाएगा, बाद में तो आप अपने लिए दिक्कत पैदा कर दोगे। अच्छा, ऐसा कोई एज होती है कि पर्टिकुलर इसके बाद कैंसर हो सकता है, या ऐसी कोई एज है ही नहीं, किसी को भी कैंसर हो सकता है और किसी भी एज पर? नहीं, कुछ कैंसर्स होते हैं जो अकॉर्डिंग टू एज होते हैं, बच्चों में कॉमन है, कुछ कैंसर्स मिडिल एज में कॉमन है, कुछ लेट एज में कॉमन है, लेकिन वो कोई ऐसी फिक्स एज नहीं है Fix कि age कैंसर नहीं निकले। किसी को भी हो सकता है। अच्छा, कौन से टेस्ट हैं जो कैंसर डिटेक्ट करते हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया फीमेल्स में ब्रेस्ट लंप है, तो सबसे पहले तो सेल्फ एग्जामिनेशन है। जब आप अपने आप को एग्जामिन करोगे, आप ही बताओगे कि हमारे गांठ है। उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, अगर फीमेल है तो उससे सिंपल सी सुई की जांच है गांठ की, FNAC, जिसके बारे में मैंने बता दिया। और इसके अलावा ब्रेस्ट में रेडियोलॉजी से संबंधित सारी जांचें हैं कि आपने मैमोग्राफी करा ली। मैमोग्राफी जो होता है और अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट जो है, उसमें आपके और भी सपोर्टिंग लक्षण दिख जाएंगे अगर कैंसर की गांठ होगी। और लास्ट में क्या है कि आप उसको गांठ को निकलवा के उसकी बायोप्सी कराते हो, तो बायोप्सी में कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा ट्यूमर है। फिर उस ट्यूमर में भी कुछ जांचें होती हैं बायोप्सी के बाद। अच्छा, बायोप्सी क्या होता है? हाँ, बायोप्सी होती है, इसको कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। जो चीज़ हम निकाल रहे हैं उसका एक पैटर्न होता है नॉर्मल शारीरिक सेल्स का। वो सेल्स जब एबनॉर्मल शेप ले लेती हैं, उनके अंदर सेल्स के जो कंटेंट न्यूक्लियस होता है वो बड़ा हो जाता है और वो अलग से दिखने लगता है बाकी सेल्स से, तो उसे ट्यूमर कहते हैं। ये जो ट्यूमर होता है ये अपनी उसके पास खुद की प्रॉपर्टी होती है ग्रो करने की, और वो ग्रो करते करते पूरी ब्लड के थ्रू, किसी के थ्रू बॉडी में फैल भी सकता है, उसे मेटास्टेसिस कहते हैं। तो इसके स्क्रीनिंग का कोई स्पेसिफिक एक सिंगल टेस्ट नहीं है, हर कैंसर के लिए एक एक स्क्रीनिंग टेस्ट आपको मिल अलग-अलग। जाएगा, और वो भी आपके स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही एडवाइस करेंगे आपको। आप अपने आप से अपनी स्क्रीनिंग नहीं करा सकते, आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा कि इसके लिए मुझे कौन सा टेस्ट कराना है। अच्छा, क्या मोबाइल, जंक फूड या पॉल्यूशन से कैंसर होता है? कॉमन। मोबाइल से तो नहीं होता। जो है, जो कैंसर्स जो बढ़ रहा है, केमिकल्स हैं, इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स हैं, स्ट्रेस लेवल्स है, और ये काफ़ी कॉमन हो गया है। केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं, जो चीज़ें यूज़ हो रही है, मिलावट हो रही है, दूध में मिलावट हो रही है, तो ये इंड्यूसिंग फैक्टर्स हैं कैंसर। सब्जियां भी अब तो फिर वो इंजेक्ट करके बड़ी हाँ, जो भी डाई यूज होती है, कलर यूज होता है, वो आपके स्टमक में जाता है, तो इसलिए इंसिडेंस बढ़ भी गए हैं, और टोबैको का कंजप्शन भी बहुत बढ़ गया है अब। और मैदा है, लेकिन मैदा से कोई कैंसर का तो मैंने नहीं सुना। मैदा लेकिन डाइजेस्ट हाँ, लेकिन आपको जो गैस्ट्रिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो मैदा करती है। मैदा स्लो पॉइजन का काम करती है। हाँ, क्योंकि इसे हम लोग इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है उसको पचाने के लिए। मैदा जो है बहुत ही रिफाइंड फॉर्म ऑफ वो इंड्यूसिंग आटा है। कैंसर का, वो एक मतलब बस ये है, ये सब
मतलब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है उसमें, थोड़ा सा जो डाइजेशन और ये सब की प्रॉब्लम। डाइजेशन नहीं करती होती। अच्छा, फ्राइड राइस है जो लोकल जगह मिलती है, उसको डार्क करने के लिए उसमें कलर मिलाया जाता है, फूड कलर जो आता है, ऐसा है ना, उसमें एक अजीनोमोटो मिलाया जाता है, अजीनोमोटो। हाँ, अजीनोमोटो जो कि इस मतलब एक टेस्ट तादाद में आप मिला सकते हैं, उससे ज़्यादा तो वो बैनी है। और एक मोनोसोडियम ग्लूटामेट करके कंटेंट आता है, उसकी भी एक लिमिटेड क्वांटिटी है, वो उसे आप लेने से आगे आपको कैंसर के खर्चा वो बढ़ सकता है। तो अब ऐसा ना कि फ्राइड फ्रूट्स में क्या होता है, जो ऑयल भी यूज़ होता है वो भी इतना रीहीटेड ऑयल यूज़ होता है, जो ब्लैक ब्लैक हाँ। हो जाता है बिल्कुल। तो वो फ्राइड फूड होता है, वो इसीलिए जंक फूड बेकार होता है कि उसमें जो ऑयल यूज़ हो रहा है वो रिपीटेडली बर्न ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो उसके जो ऑयल के नेचुरल चीज़ें हैं वो सब बदल चुकी हैं और उसे आप कंज्यूम कर रहे हो, तो वो भी आप वीक में एक बार खा लो, 2 बार, लेकिन अब तो ये हो गया कि सब लोग डेली खाएंगे ही खाएंगे। तो ये डाइटरी फैक्टर तो है ही कैंसर के लिए। अच्छा, जैसे आप बरेली में रहते हो, ठीक है, तो बरेली में आपको ऐसा क्या लगता है कि मेडिकल लाइन जो है, फैसिलिटी में ये चीज़ बदलनी चाहिए या ये चीज़ इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, या मेडिकल छोड़ के किसी और चीज़ में? नहीं, बरेली में अब पहले से काफ़ी चीज़ें बेटर हैं, हो गई हैं। जिस हिसाब से यहाँ ये सिटी है, उस हिसाब से यहाँ पे कॉर्पोरेट सेंटर भी अच्छे डेवलप हो रहे हैं, उसमें फैसिलिटीज़ भी डेवलप हो रही हैं। तो पहले से चीज़ें बदली हैं, उनमें सुविधाएं भी बढ़ी हैं, मेडिकल कॉलेज भी हैं, अपने अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। जो पहले यहाँ पे डिपार्टमेंट नहीं थे, किडनी ट्रांसप्लांट और ये और एक सुपर स्पेशलिस्ट टीम नहीं थी, तो वो सब अच्छे मात्रा में यहाँ पे सेटल्ड हो रहे हैं लोग, तो यहाँ की सुविधाएं बढ़ रही हैं मेडिकल की। और आगे फ्यूचर में भी जैसे कुछ सेंटर हैं, जैसे साई सुविधा हॉस्पिटल है, वहाँ पे डीएनबी आ गई है नेफ्रोलॉजी में, तो एक अच्छा शुरुआत है ये। और आगे इससे जो यहाँ पे वो जो है आगे मेडिकल और चीज़ें बढ़ेंगी, लोग स्टूडेंट्स आएंगे, टीम बढ़ेगी, काम अच्छा होगा, तो पहले से सुविधाएं बढ़ रही हैं। अच्छा, आप दोनों को ये लगता है, आप जैसे अभी डॉक्टर्स हैं दोनों, तो कभी कभी जैसे लोग मान लो कैपेबल नहीं हैं पेमेंट करने में, अब तो खैर वो शुरू हो गया आयुष्मान कार्ड, तो उस चीज़ में आपको कभी ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल वो खर्चे भी ऐड कर रहा है जो उनको नहीं करने चाहिए? अगर एक सर्जरी है वो बेसिकली 20 या 22-25 हज़ार तक हो रही है, लेकिन हॉस्पिटल उसको चार्ज कर रहा है 70 हज़ार 80 हज़ार रुपये, प्राइवेट हॉस्पिटल, तो आपको लगता है ऐसा? ऐसा ना प्रैक्टिकली मुझे तो नहीं लगा कि यहाँ पे हॉस्पिटल बहुत नहीं ज़्यादा, मिलता, बरेली यहाँ में पे तो नहीं बिल्कुल मिलता। बेसिक लेवल लेकिन के ही चार्जेस ये हैं। जो आप बात कर रहे हैं ना, ये दिल्ली लेवल पे है, मतलब जो बरेली लेवल पे ये चीजें इतनी नहीं, इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। हाँ, इतने एक्सपेंसेस नहीं है बरेली में। फिर वहाँ पे चीज़ें उसके हिसाब से भी डिपेंड करती हैं, जैसे चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट और फिर जगह चेंज हो रही, तो हाँ, मतलब अब जैसे आपका जो सैलरी पैकेज है दिल्ली में अच्छा है, हाँ, तो फिर उस बरेली में हिसाब तो से है चार्ज नहीं कर रहा आपका, है वो। तो इतना तो मुझे नहीं लगता बरेली में कुछ ऐसा मेडिकल में कोई लूट है। अभी इस सेंटर दिल्ली में हाँ, मतलब फिर कर रहे हैं। अगर किसी की सैलरी इतनी नहीं है, अगर वो उसको चीज़ फिर महंगी लगेगी, वो ठीक है। हाँ, जैसे क्या अर्ली स्टेज में कैंसर को कम्प्लीटली क्योर किया जा सकता है? हाँ, अर्ली एज में अगर कैंसर को, अगर मरीज Early अपने stage में। उसको सही समय पे डिटेक्ट किया करते हैं, एफनेसी या बायोप्सी के थ्रू या ट्यूमर मार्कर के थ्रू, तो अर्ली ट्रीटमेंट करके उसको क्योर किया जा सकता है। अच्छा, जो लेकिन स्क्रीनिंग और उसको फॉलो बहुत जरूरी है। अर्ली एज वाले पेशेंट को भी फॉलो, रेगुलर जो उसका टाइम पीरियड है उतने तो समय पे फॉलो कराना जरूरी होता है। अच्छा, जैसे हर गांठ को कैंसीरियस होती है क्या, जो भी गांठ होगी हर नहीं, तरीके की? सारी गांठें कैंसरस नहीं है। टीबी की भी गांठें होती हैं, कैंसर की भी होती हैं, कुछ गांठें आपकी फैट की चर्बी की होती हैं, उन्हें लाइपोमा कहते हैं। अच्छा, यो जैसे इस साइड ये है, यहाँ पे कुछ गांठें होती हैं, मतलब जो अंदर होती हैं, बाहर पता ही नहीं लगती हैं, वो किस टाइप की? जो गांठें अंदर हैं तो वो तो देखिए, उसे तो हमें रेडियोलॉजी वाले जो होते हैं उसकी हेल्प की सहायता से ही जांच कर सकते हैं, उसकी नीडल डाल के। अच्छा, मतलब उसे कंफर्म नहीं गाइडेड कह एफएनसी सकते हैं अभी, कहते हैं, हाँ। कह नहीं सकते हैं कि हाँ। वो चर्बी की जब गांठ है या तक- किसकी है। जब तक उसकी जांच पूरी तरह होएगी नहीं सुई और बायोप्सी से, तब तक उसके बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता कि वो किस लेवल की गांठ है। ब्लड कैंसर के क्या चाहे वो होता है? ब्लड कैंसर जो होता है वो
उसे ल्यूकीमिया कहते हैं। और उसके लिए एक टेस्ट होता है CBC, कंप्लीट ब्लड सेल काउंट। और उस टेस्ट से हमें ये पता चलेगा कि हमारा TLC काउंट कितना है। और TLC काउंट को हम अगर ल्यूकीमिया की तरफ से देखते हैं तो उसमें एक जनरल ब्लड पिक्चर करके एक टेस्ट करते हैं जिसमें हम उसकी सेल्स देखते हैं कि ये कैंसर्स हैं कि नॉन कैंसर सेल्स हैं। अच्छा, कैंसर कितने से कितने लोगों को रेयर है कि होता है, कितने में से कितने लोग? कितने से कितने नहीं, मतलब आप ऐसा कोई डाटा कितने लोग स्पेसिफिक नहीं है। factors होते हैं। कैंसर अब इस अभी भी समय- कमी है, इस इतना समय नहीं है। जैसे टोबैको बढ़ रहा है, उसका इंड्यूसिंग फैक्टर्स जो हैं जो लोग यूज कर रहे हैं, ओरल कैंसर्स हैं जो लोग टोबैको यूज कर रहे हैं बहुत मात्रा में, और इस तरह की चीजें जो इंड्यूसिंग फैक्टर्स हो इसको ज्यादा मात्रा में उनको कॉमनली हो रहा है। और जो कम मात्रा में यूज कर रहे हैं या नहीं यूज कर रहे हैं उनको भी होता है, उसके अलग इंड्यूसिंग फैक्टर्स होते हैं, कुछ जेनेटिक्स भी होते हैं कुछ, तो वो अलग अलग कारण हैं। इससे आप नहीं कह सकते हैं कि इसमें ज्यादा है। कुछ लोग केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं, कुछ लोग प्लास्टिक फैक्ट्रीज में काम करते हैं, तो उनको अलग टाइप के कैंसर्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये एक अलग फिक्स सब्जेक्ट है, नहीं है कोई। अलग सब्जेक्ट। तो इतनी देर से हमने कैंसर के बारे में बात किया आपसे, वैसे अब मैं करूँगा कुछ टाइम के लिए आपका मनोरंजन, कुछ टाइम के लिए, ठीक है? तो हमारा टॉपिक है 4 लोग क्या कहेंगे, ठीक है? तो हम उसी से बात करते हैं। तो क्या आपके पास कभी कोई ऐसे पेशेंट्स आए हैं जिनको मतलब किसी ने 4 लोगों ने उनको कुछ बोल दिया हो कि देखो इससे ऐसा नहीं होता, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कर लो ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसे कर लो? मेरे पास अक्सर आते हैं इस टाइप के पेशेंट, कैसे? जैसे कुछ कुछ ऐसे कि अरे डॉक्टर साहब ये गांठ है लेकिन उन्होंने मना किया है कि इस गांठ को छिड़वाना नहीं है तो फैल जाएगी गांठ, तो ये हम देसी दवाओं से ठीक हो जाता है, आपकी दवा से नहीं ठीक होता। डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, वो कहते हैं वहां पे एक वो डॉक्टर साहब ने बताया है कि उनकी देसी दवा से पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो ये तो हमारे डेली का गॉसिप्स और ये हम मनोरंजन करते रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन से। तो मतलब जैसे कि आपने बहुत सारी चीज़ जगह सुना है कि सिर्फ कैंसर ही नहीं, मतलब और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि लोग कहते हैं कि ये चीज़ कर लो या वो चीज़ कर लो, जैसे कि चोट लग जाती है तो ये चीज़ कर लो। तो लोग यहाँ पे अभी भी मुझे लगता है कि जो गलत है वो मैं कह रहा हूँ। हाँ गलत है, वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे अब मेरा डिपार्टमेंट है, और क्योंकि जनरल जो है जैसे पित्त की थैली पैथरी है ये सब है, तो वो तो चलो वो कराते रहते हैं, लेकिन इस तरह के काफी पेशेंट्स हैं जैसे कि गांठ के पेशेंट हैं या बवासीर के पेशेंट हैं या इस तरह के, तो ये लोगों को देसी जो इलाज होता है उसका उससे ज्यादा प्रभावित होते हैं, वो अभी भी उनको ज्यादा वो मानते हैं, ज्यादा जिसे बोलते हैं मैजिक रेमेडीज। हाँ वो करते हैं उसको फॉलो, उनको अवेयरनेस उतनी आई नहीं है, फिर भी लोगों में धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है। फिर भी मतलब मैंने जो देखा है जागरूकता इतनी जल्दी तो नहीं बढ़ सकती, आपको भी पता है। एजुकेशन लेवल कम है अभी यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन लेवल है वो एक अभी भी सीमित दायरे में ही है, यूपी में सीमित दायरे का तो मतलब। आप उन 4 लोगों से क्या कहोगे, मतलब ऐसा जैसे कि एक अंदर वाली फीलिंग होती है ना कि हाँ हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप ऐसा मत करो क्योंकि उसको एक वो लेवल चीज़ की ज़रूरत है। हम वो समझाते हैं लेकिन जब तक मरीज आता है तो काफी देर होती है, मरीज काफी जगह से पत्ता जैसे प्लेटें कम हो गई तो वो वही है पत्ते उबाल के पी रहे हैं, बकरी का दूध पीना, ये भी आजकल फॉलो कर रहे हैं लोग। तो ये सब मिथ्स अभी भी चल रहे हैं, उन पे ज्यादा बिलीव कर रहे हैं। उसके 2 कारण हैं, एक तो उनको ऐसी बताई गई हैं चीजें, और दूसरी चीज है कि वो थोड़ा शॉर्टकट भी अपनाना चाहते हैं। शॉर्टकट मतलब कि उनको ये चीजें मतलब शहर में जाके अपना टाइम ना वेस्ट हो, उसी से सही हो जाए, तो ये सब चीजें वो हैं, तो उसको अब धीरे धीरे सॉल्व होती हैं तो ठीक है, हम लोग तो समझा ही सकते हैं। अच्छा, तो जैसे कि आपके पास कोई पेशेंट आया
या फिर कोई भी पर्सन आया आपके पास, ठीक है, तो आप मतलब आपको पता है कि वो पर्सन इस चीज़ से बीमार है या फिर उस चीज़ को सिम्टम है, लेकिन वो नहीं मान रहा, तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे? मतलब जैसे प्यार से भी, कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दिमाग से साइको टाइप के होते हैं, वो मानना ही नहीं चाहते। उनको बस मतलब यही नहीं मानते, बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं, तो कोशिश करते हैं लोगों को वीडियोस वो करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं कि उसमें थोड़ा ये समझे, बात को समझे। ऐसा है ना, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आप पिक्चर देख रहे हैं और उसमें सबसे पहला ऐड जो आता है वो टोबैको का ही आता है, और वो काफी डरावना ऐड है। जिसमें ये भी तो मैंने भी देखा है। हाँ, लेकिन उसके बाद इतना खतरनाक ऐड देखने के बाद भी लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं और टोबैको खाते हैं। अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, बच्चों से रिलेटेड है। तो क्या आजकल की जनरेशन जो कर रही है बच्चों से, जैसे कि उनको मेंटली प्रेशर देती है पढ़ाई करने के लिए, जो कि मेरे हिसाब से सही है, मेंटली सही है, बट क्या उतना प्रेशर देना चाहिए? क्योंकि वो होता है ना, एक कंपटीशन लेवल हो जाता है। क्योंकि अब जैसे कि अगर मेरा कोई बच्चा होगा, मैं उसको कहूँगा कि हाँ तुम्हें फर्स्ट लेके आना है। नहीं, ऐसा है, देखिए, फर्स्ट आने का प्रेशर तो नहीं देना चाहिए, पर पढ़ाई का प्रेशर होना चाहिए। उसका जो भी रिजल्ट है आपको उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, और उसे हमेशा पढ़ाई के लिए मोटिवेट तो करना ही है। उसके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते ना, क्योंकि पढ़ाई के लिए तो आपको मेरा मोटिवेट मानने का- करने के लिए थोड़ा प्रेशर तो मदर का तो क्रिएट करना जरूरी है। हो सकता है कि प्रेशर क्रिएट करने के लोगों के तरीके अलग अलग होते हैं, और पेरेंट्स किस तरीके से करते हैं। बहुत ज़्यादा निगेटिव कमेंट्स बच्चे को नहीं बोलना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव कमेंट्स बोलिए और प्रेशर क्रिएट कीजिए। जी सर। मेरे कहने का मतलब है, मेरा अपना कंसेप्ट से है कि बेसिकली मुझे लगता है कि अगर बच्चों को शुरुआत से प्रेशर कम दिया जाए, जिस लेवल तक 6, 7, 8 लेवल तक प्रेशर एक नॉर्मल दिया जाए, तो बच्चा पढ़ाई से बोर नहीं होता है। तो जो उसको उसकी कुछ लोग होते हैं ना, नहीं फर्स्ट ही आना है, फर्स्ट आना है, नर्सरी से फर्स्ट से थर्ड फोर्थ फर्स्ट ही आना है। तो मतलब मैंने अपनी जो जितने भी इस तरह के लोग देखे हैं जो मेरे साथ पढ़े हैं लोग, शुरुआती में जो टॉपर्स रहे हैं हमेशा से, वो 8th 9th 10th तक जब आते आते फिर उनको अभी मतलब उस लेवल पे सेलेक्ट नहीं होते। जो कंपटीशन का लेवल होता है वो अलग होता है, वो एक मेंटल जो है उसका जो लेवल होता है वो अलग होता है, और ये टॉप करने वाला वो अलग है जो शुरुआती दौर की पढ़ाई होती है। तो बेसिकली आईक्यू का डिफरेंस होता है। और दूसरा ये है कि मैं तो चाहता हूँ कि 8 तक फ्री रहे, फिर उसके बाद वो अपना दिमाग लगाए प्रैक्टिकली कि उसको सॉल्यूशन कैसे करना है, उस पे फोकस करे, ना कि लेबोरियस। तो सॉल्यूशन से याद आया, आपको क्या लगता है, मतलब स्किल ज़्यादा मैटर करती है या फिर नॉलेज? स्किल देखिए, आप एक तरह से ऐसा है ना, दोनों चीज़ों की अलग नहीं, इम्पोर्टेंस है। ना स्किल भी इम्पोर्टेंट है और नॉलेज भी इम्पोर्टेंट है। आप 9th 10th में पढ़ते हैं, आप क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ते हैं? संस्कृत पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ठीक है, और खूब अच्छी राइटिंग करते हैं, खूब अच्छा लिख के आते हैं, टॉप कर लेते हैं। लेकिन उसका एक बेसिक आप कंसेप्ट चल रही है, उसका कंपटीशन में या सक्सेस होने में क्या रोल है? अगर सिविल करना है तो रोल है। ऐसा है ना, लेकिन ये पर्सनल नीट में तो कोई रोल नहीं है, ठीक है, आईआईटी में कोई रोल नहीं है। तो वो एक अलग कंसेप्ट है कि टॉप कर रहा है तो वो जरूर सक्सेस हो जाए, कंपटीशन लेवल पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसको मिक्सअप नहीं करते हैं। हमारे हिसाब से तो 8 तक बच्चा फ्रीडम रहे, चाहे वो फर्स्ट डिवीजन ही आए तो उसी में, लेकिन उसके बाद की जो लाइफ है उसको समझिए, और प्रैक्टिकली जो कंपटीशन के हिसाब से जो आजकल लोगों ने पैटर्न्स बना रखे हैं नीट ने और ये जो इंजीनियरिंग में कि डमी क्लासेस कराते हैं 9th 10th 11th 12 और बेसिकली फोकस करते हैं कंपटीशन, मुझे तो अच्छा लगता है वो इनका स्टेप्स। मैम कि ये भी सही है, क्योंकि अगर आपको कंपटीशन ही करके एक ही फील्ड में जाना है तो आप उसी फील्ड का काम कीजिए, उसी को पढ़िए। अच्छा, तो फिर एक और क्वेश्चन इससे दिमाग में आता है, इंडियन पेरेंट्स ज़्यादातर बच्चों को अपने पढ़ाई पे फोकस करती है, कभी स्पोर्ट्स पे ज़्यादातर फोकस नहीं करती है, बट स्पोर्ट्स में भी उनका एक प्रोफेशन बन सकता है।
बट मेजरली जो पेरेंट्स हैं वो सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस करती है। तो क्या आपको क्या लगता है कि हमें मतलब जैसे क्योंकि बच्चा वो पढ़ाई पे इसलिए फोकस इसलिए ज्यादा करते हैं बाहर के लिए, क्योंकि ये Safe चीज है। आपको भी पता है कि स्पोर्ट्स में इस समय इंडिया में मतलब एक जो वो है सक्सेस रेट वो कम है, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड लोग ही सिलेक्ट होते हैं पूरे इंडिया भर में जो नेशनल लेवल और इस पे काम कर सकते हैं। उससे बेटर है कि जैसे इंजीनियरिंग लेवल है, लेकिन वही सर, तो वही तो चीज है ना कि उसके लिए काम करते हैं तो कभी कभी कुछ बच्चों में ना स्ट्रेस आ जाता है, स्ट्रेस आता है, जिसकी वजह से कुछ भी वो कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा है ना, ये स्पोर्ट्स के लिए बच्चे पर को उनका सेलेक्ट एम्बिशन करने ऐसा की, होता है कि हाँ मुझे ये बनना था पर मैं पापा की वजह से नहीं बन पाया। नहीं, हम लोग इसीलिए इंटरफेयर नहीं करते हैं, मतलब अगर नहीं, उसको पर इसके लिए ना स्कूल को आगे आना पड़ेगा कि बच्चा कौन सा इसके स्पोर्ट्स आपने में कभी ज्यादा ऐसा बेटर है। देखा है कि मतलब वो बच्चा कुछ और चाह रहा हो लेकिन उसके पेरेंट्स कुछ और चाह रहे हो? क्या आपने कभी मतलब नहीं, ऐसे तो बहुत बच्चे हैं, तो फैमिली में भी बहुत बच्चे हैं कि कुछ और चाह रहे हो। वो खासतौर पे गर्ल्स के साथ तो है ही कि सारी चीजें नहीं से पढ़ाते पढ़ाते गर्ल्स की बहुत सारी चीजें नहीं वो कर पाती। बहुत ही कम गर्ल्स होंगी जो आपको स्पोर्ट्स में दिखेंगी। तो उनको सपोर्ट करना चाहिए या ये फिर तो किस अब हद ऐसा तक? पहले के जमाने में अलग था, आपको अब तो लगता है लड़कियां अपने आप ही कि अपने आप को स्पोर्ट्स सपोर्ट के कर यहाँ पे सकती इतनी हैं। फैसिलिटीज हैं? वैसे तो नहीं है। नहीं है नहीं तो है। आपको कितना मतलब एक कंपटीशन जो है ना स्पोर्ट्स में बहुत हाई लेवल का कंपटीशन है। जैसे अब नीट में अराउंड 35 lakhs बच्चे बैठे थे, जिसमें कि केवल सिलेक्शन रेट जो है मुश्किल से मेरे जो अच्छे उस पे है 30-40 हजार है 35 लाख लोगों में। आपको स्पोर्ट्स में क्या लगता है कि स्पोर्ट्स में कितनी सीटें होंगी? जैसे क्रिकेट ही मान लीजिए, क्रिकेट में अगर अच्छे लेवल पे जाएंगे तो आप स्टेट लेवल फिर नेशनल लेवल कितने प्लेयर्स टोटल मुश्किल से 7-8-10 सेलेक्ट होते हैं पूरे उसमें। स्टेट पे नेशनल लेवल में मुश्किल से 1 या 2 बढ़ते हैं, हर हर साल एक ही तो बढ़ता, और वो भी 10-10 साल तक वही प्लेयर्स टिके रहते हैं अगर आप देखिए तो उसमें सक्सेस रेट मतलब हुनर भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि हुनर वाला बंदा पहुंच ही गया। इसमें दोनों चीज यहाँ पे काम करती है, हुनर और लक, दोनों चीज काम करती है। ये सब चीजों में पॉलिटिशियन में भी यही है। ये तुम इंटरव्यू दे रहे हो, तुम्हारा तो लग रहा है किसी दिन कुछ गड़बड़ हो जाएगा। Politician में भी ये आपने बरेली में क्या क्या चीजें ऐसी नोटिस की हैं अभी तक? 10-12 साल आपने यहाँ पे टाइम बताया है, तो आपने क्या क्या चीजें ऐसी नोटिस की हैं जो कि नहीं होना चाहिए बरेली में? बरेली में ठीक है, बरेली मतलब एक बरेली में एक तो ना पहले ट्रैफिक नहीं था इतना, अब तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में तो समझ लीजिए बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। और बीच में वो भी आ गए हैं ट्रैफिक लाइट्स, जो कि और ट्रैफिक ज्यादा- लाइट्स आ गई हैं जिनका मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि काफी देर फालतू वेट करना पड़ता है और आगे सड़क खाली होती है। बरेली में एक मैं मतलब जेन्युइनली प्रॉब्लम बताऊं यहाँ, और जैसे फिनिक्स मॉल है, सैटरडे संडे आप यहाँ से पार ही नहीं कर सकते, इतनी भीड़ होती है। सबसे छोटी प्रॉब्लम है मतलब जो मैंने फेस की है कि यहाँ पे जो छोटे लेवल के वर्कर हैं, इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर्स हैं, जो भी है, बहुत प्यार से आप कहेंगे अभी हो जाएगा काम, तुम आज हो बहुत ही जाएगा, कंट्रो कल हो तुम्हारा जाएगा। बैन हो जाएगा लेकिन पूरे बरेली में, जो है ना ये हर किसी में। तुम करना क्या चाह रहे हो? वो जो तुम ये बोल रहे हो उसमें मतलब है क्या बोलने जा रहे हो तुम? अच्छा वो कोई बात नहीं, सब ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी वहां पे। नहीं बोलो ऐसे, तो इसमें क्या है, जो चीज सच है वही तो नहीं तुम सच बोलना नहीं है आपको, मतलब रियल तुम ये गलत बोल रहे हो। कर लिया जाए। नहीं, ट्रोलिंग हो जाएगी, तुम्हारे इलेक्ट्रिशियन बैन कर देंगे, तुम्हें सब आएंगे ही नहीं बिजली काम करने आप। नहीं, मुझसे सब लोग खुश बहुत हैं। नहीं खुश है पर बोलना मेरे नहीं। पास जो 10 साल से वर्कर से वही, अरे वो बात अलग है, पर आप उसमें तो ना बोल दोगे। लेकिन बोल मुझे दोगे अब क्या? ये पता चल चुका है कि आज आप तुम एजुकेशन सिस्टम को गलत बता रहे हो, होगा काम। सब सिस्टम को गलत बता देगा तुमने तो। नहीं, जो उन्होंने पूछा यार की कमी क्या है, तो तो मैं कितनी जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रिशियन की कमी बता दी तुमने, बताओ। नहीं जनरल वर्कर्स की बात बताए, मतलब यहाँ नहीं ये सब नहीं बोलो तुम, अपना पर्सनल। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़िए। नेक्स्ट अब आपसे कुछ ऐसा पूछते हैं जो आपकी यादों से कनेक्टेड है। जैसे कि आपने बरेली में बहुत लोग देखे होंगे अभी तक लाइफ में, लेकिन आप ऐसे कौन सी लोकेशन है या फिर ऐसा कौन सी दुकान है या फिर ऐसा कौन सा जगह है जो आपको अभी तक वो वैसी की वैसी लगी है और अभी एक आपकी याद से कनेक्टेड है? यहाँ का जो है छोटे लाल की टिक्की और उसकी चाट की दुकान है, वो
बहुत पुराने समय से पसंद थी, अभी भी वैसे ही है। एक यहाँ पे वो है त्यागी पूरी की दुकान, वो वैसे ही की वैसे ही है। उसमें वैसे ही बैठ के हम लोग, हाँ, अच्छा लगता है, गरम पूरी और सब्जी। आप रोडवेज बस स्टैंड के पास में, वो यहाँ की मतलब जैसे था वैसे ही है, वो अच्छी लगती है। अच्छा, मुझे तो पहले थी कोई याद नहीं पसंद है। मैं लखनऊ वाली यादों वाली हूँ। मेरी कोई मेमोरी बन नहीं पाई है। तो लखनऊ की बता दीजिए। हाँ, लखनऊ में तो मैं आप कहीं भी भेज दो मुझे। कहीं भेज तो नहीं चलेगा। लखनऊ का तो मतलब लखनऊ का चौक जो एरिया है, वहाँ की खाने की हर चीज मतलब बेहतरीन। अब तो चेंज हो गई होगी। नहीं, कुछ नहीं चेंज हुआ है। वैसे वैसे ही है। अभी भी मैं जाती हूँ, मैं उतर जाती हूँ, रिक्शे पे बैठती हूँ, घूमती हूँ पूरा लखनऊ। इवन ऑटो ले लेती हूँ और पूरा लखनऊ घूम के आती हूँ। ये बात अलग है कि रेस्टोरेंट्स बढ़ गए हैं। बहुत फेमस है चौक की, लखनऊ की चौक की ठंडाई बहुत फेमस है। लखनऊ की आप जो है, एक पंडित जी की टिक्की बहुत फेमस है। हाँ, अब तो ब्लॉग बनने लगे हैं। पहले तो अच्छा। ब्लॉग भी नहीं थे, तो हम लोग तो तब घूमते थे। फेमस से याद आया कि आपकी ऐसी जनरेशन जो गई है, तो ऐसी अभी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी या जो अभी की करंट जनरेशन है, वो हम लोगों से क्या चीज ऐसे मिस कर रही है? बहुत मिस कर रही है। क्या क्या चीज है? क्या चीजें, क्या उसने आज जो तो हम लोगों ने बेसिकली ना लाइफ आप लोग की किया, जनरेशन मिस कर रही है लोगों से कनेक्शन। कनेक्शन मिस कर वो रही है। कैसे? क्योंकि आप लोग फोन से कनेक्टेड हो, लोगों से नहीं कनेक्टेड हो डायरेक्ट। बेसिकली हम ठीक है लोगों ना? की भी गलती है। अब ऐसे कोई एक्सीडेंट हो गया तो मैं तो देख रही हूँ लोग वीडियो बना रहे हैं, आप बना ही कैसे सकते हो? आपका काम पहला रिफ्लेक्स उसको उठाना होना चाहिए। करेक्ट। तो वीडियोस बनाने की जो हिम्मत कर रहे हो, तो फिर आप मतलब मुझे तो ये तो बिल्कुल किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं मेरे लगता। बच्चे तो बिल्कुल ही हाँ, जो कि हम लोग कोई लाइफ गिर में- जाए, कोई पेन में हो, आप उसका वीडियो बनाओ और फिर उसे वायरल करो। बच्चे जो हैं वो अब आप देखिए इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वैसी लोग चीजें सबसे नहीं सकते। पहले क्या करते हैं, बस पानी में गिर रही है, उसने मोबाइल निकाला, वो रिकॉर्डिंग बनाना शुरू कर दिया। आपका पहला रिफ्लेक्स, आप उसमें से 2 लोग बचा सकते थे ना भाग के जाते। Correct. तो जब लोग ही नहीं इकट्ठे हो रहे एक दूसरे को ये बचाने के, मैंने बहुत ज्यादा देखा है। ये तो मतलब देख के वीडियोस देख के डर लगने लगा है कि ऐसे मतलब हम कहीं हमारा एक्सीडेंट हो जाए आजकल तो लोग हमारे सामने कैमरा लेके खड़े हो जाएंगे। करते हैं, दुख को लोग मजे ले रहे हो आप उसको। चीज और इस तरह की जो सामग्री है यूट्यूब पे बैन होनी चाहिए, एक्सीडेंट्स के वीडियो जो वायरल्स होते हैं। तो ये मतलब आपने मदद क्यों नहीं की और आप वीडियो क्यों बना रहे हैं? तो जनरेशन के बेसिस पे मतलब आजकल के आपके जो पेरेंट्स हैं, जो न्यू पेरेंट्स बनेंगे, तो उनके लिए एक क्या सीख होनी चाहिए या फिर उनको क्या गाइडेंस दोगे आप लोग? दे मतलब आप क्योंकि अपने वो तो जैसे हैं कि वो फोन चलाने वाले अपने बच्चों को भी। ह्यूमैनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमैनिटी, मानवता आपके अंदर जब तक ये फीलिंग्स नहीं आएगी लोगों के प्रति कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको क्या प्रॉब्लम है, जब तक अंदर से फील नहीं होगा आपके अंदर वो चीज आ ही नहीं सकती है। आप उसको बस एक मूवी की तरह ले रहे हो, लेकिन नहीं, तो इसके लिए ना पेरेंट्स को भी उनको पढ़ाना सिखाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे तो वही करेंगे जो पेरेंट्स सिखाते हैं करके। आप हेल्प कर रहे हो तो बच्चे भी हेल्प करना सीखेंगे। आप एक किसी डॉगी को खाना डाल रहे हो तो बच्चे देखेंगे आप डाल रहे हैं, गाय को खाना दे रहे हैं। इसमें सर मैंने ये चीज देखा है कि मूवीज बहुत ज्यादा गाइडेंस प्ले करती है। और जिस क्योंकि तरह का कंटेंट अब बन रहा है ना मारपीट वाला, बिल्कुल एक्सट्रीम वो वायलेंस चीज नहीं दिखाया जा होनी रहा है। चाहिए। तो बंदूक चलाना तो बच्चों को बिल्कुल नॉर्मल लगने लगा है। मतलब वही चीज हमने तो अपने जमाने में देखी ही नहीं थी ये सब इतनी हाई फाई बंदूक वाली मूवीज। कुछ होता है। हाँ, नहीं अब जैसे ना कुछ मूवीज ऐसी हैं जो आप वहां पे तो अडल्ट लगा देते हो सिनेमा हॉल में, और वो यहाँ पे रिलीज कर देते हो यूट्यूब पे या OTT पे। कहीं पे। तो वो कंटेंट तो मिल गया ना सबको बाहर, बच्चों को सबसे पहले मिला वो कंटेंट। और फिर उसके आप रील्स भी बन के शेयर हो रही हैं, हर तरह का कंटेंट अवेलेबल है। नहीं, बच्चों तो को ना गवर्नमेंट वो इस पे मोबाइल कुछ बैन, मेरे हिसाब नहीं, ये से कंटेंट तो कोई बंद नहीं होना है चाहिए। मोबाइल की। मोबाइल जो है कोई बहुत ही गलत चीज है, गलत एडिक्शन है एक बच्चों में। तो एक एज तक उसको तो बिल्कुल ही बैन होना चाहिए। सर मुझे सबसे बेस्ट लगता था वो नोकिया वाला, वो 1 2 बस 3 4 वही। 5 6 आज तक का बेस्ट था। अब मैं उसका ज्यादा आप misuse कॉल ही हो तो रहा है कर लो। बच्चों में और सभी में। अब बच्चे भी वो नहीं रह गए हैं, बच्चे जो मतलब मैं देखता हूँ कि बाहर के बच्चे में जो रेस्पेक्ट करते हैं बड़ों लोगों की, जो सीनियर्स की रेस्पेक्ट, वो चीज रही नहीं। रह नहीं गई है। स्टंटिंग करते हैं, बाइक स्टंट और ये जो करते हैं, और very major concern है। जो है उसमें अभी बरेली में मैंने देखा एक मतलब 11 साल का बच्चा एक्टिवा चला रहा है और बिना हेलमेट पहने बड़े आराम से चला रहा है भीड़ में, उसे कोई टोक ही नहीं रहा है।
ये तो मैंने भी हाँ, देखा हाँ? मैंने भी दिखते देखा हैं, है। वो चौंक जाओगे आप देख के। मतलब उसको आप ये सोचिए, उस पे क्या एक्शन हुआ, कोई एक्शन ही नहीं मैं हुआ। इतनी तेज स्पीड पे चला रहा हूँ और मैं खुद देख चुका हूँ इतने हादसे जो है कि कम कम एज के लोग एक्सीडेंट में वो कर रहे हैं। तो उस पे कोई उसका कोई ऐसा प्लान करना चाहिए जिससे और नहीं, कम एज में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं ना, लोग बहुत कम एज के बच्चे ही खत्म हो रहे हैं, सिर्फ बाइक के स्टंट्स की वजह से, स्पीड की वजह से और वीडियो एंड रील्स बनाने की वजह से। में 20 सड़क पे खड़े होके रील्स बनाने लगते हैं, कहीं भी रील्स बनाने लगते हैं। तो कुछ तो इनके लिए सोशल वो होना चाहिए कि इस तरीके से रील्स और ये वायरल करना, ये सब सही नहीं है। तो इसमें मतलब मेजर कंसर्न किसको होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट को होना चाहिए या फिर हमें ही होना चाहिए? नहीं, हमें तो होना चाहिए, पर गवर्नमेंट को भी बैन कर देना चाहिए कि मतलब कैमरा किस लेवल तक यूज हो, ये भी गवर्नमेंट को वो होना बहस चाहिए। होनी चाहिए कि आप इनको इस लेवल से नीचे बच्चों को आप ये चीजें यूज करना हाँ। बैन है, मोबाइल्स देखना बैन है, यूट्यूब करना बैन मतलब आप उनका कोई टाइम लिमिट दे दो कि भाई बच्चों के लिए। पर मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे कि हम जो प्रचार करते हैं, जैसे कि पानी बचाओ, ठीक है, वैसे हमें प्रचार टाइप का तो करना चाहिए बच्चों के कि लिए बच्चों को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। अब तो है ना, बच्चों के लिए तो टीचर्स भी डरते हैं कि हम डांटें इनकी, स्कूल में डरते हैं। एक बार मैंने हाँ, कि अब पता चला नहीं, आजकल तो ये आ रहा है कि ऊपर से बिल्डिंग्स के छलांग लगा दे रहे हैं। एक बार मैंने ये मतलब आप बताइए, 5 साल के बच्चे को ऐसी कौन सी टेंशन हो गई कि वो छलांग लगानी पड़ गई उसे। बच्चे सिगरेट पी रहे हैं तो स्कूल्स में, स्कूल में पी रहे होंगे। ऐसी ऐसी चीजें मैंने स्कूल्स देखी है। में सिगरेट पी रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने एक बच्चे को, उसके बहुत छोटा बच्चा था, 9-10 साल का, उसको थोड़ा सा फैमिली का वो देखा, प्रॉब्लम देखा, मैंने उसको फ्री में उसका एडमिशन कराया, पढ़ाया, उसको सब कुछ किया सारा। वो और फिर पता नहीं कौन सी कंपनी में चला गया, सिगरेट पीने लगा, उसने सिगरेट पीनी शुरू कर दी, एडिक्शंस डेवलप किए और भाग गया यहाँ से, उसका मन नहीं लगा। तो ये इस चीज को अब है ना, कैसे बदलें ये खुद ही नहीं पता, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी। मेरा फाइनल क्वेश्चन आप दोनों से ये है कि आप क्या चीज ऐसे कुछ लोगों को, 4 लोगों को आप क्या कहना चाहते हो, मतलब कि आप क्या कर, मतलब आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, सम प्रो टिप्स या बेनिफिट्स या फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि कोई भी या फिर ऐसी चीजें जो आप कभी किसी को शॉर्टकट ना अपनाएं। शॉर्टकट ये होता है कि बच्चों को नजर रखें, और ये शॉर्टकट नहीं कि मेरा काम हो जाएगा, बच्चा उसमें बिजी हो गया मोबाइल में, अब मैं अपना काम कर लूंगी। ये बहुत ही गलत कंसेप्ट है, इससे आपको फ्यूचर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होगी। और दूसरा है कि जो आज की जनरेशन है वो शूट करने से पहले अपना एक्ट करे, कि कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसको शूटिंग करने से पहले आप उसकी मदद करिए, क्योंकि ये जो आप कर रहे हैं ना, ये आगे सभी के लिए प्रॉब्लमेटिक है, शूटिंग करना और सामने वाले को उसी के हालत पे छोड़ देना। और बच्चों को एक लिमिट के बाद ही मोबाइल का वो दें, नहीं तो मोबाइल एक बहुत ही गलत, आपको लग रहा है कि आपका बच्चा कुछ वो सीख रहा है, कुछ सीख नहीं रहा है, वो गलती फील्ड पे, गलत मतलब डायरेक्शन में जाते हैं, गलत गेम्स के डायरेक्शन में जाते हैं, और भी कुछ चीजें ऐसी हैं। तो आप उसको समझिए और बच्चों को एडिक्शन से बचाइए। ये एक इससे जैसे अल्कोहल और टोबैको की तरह एडिक्शन है, वो फिर आप कभी नहीं सुनेगा एक लेवल के बाद में। तो और उससे उसकी जो कंसेप्ट हैं बदल रहे हैं मोबाइल से। तो ऐसी कौन सी मतलब चीजें हैं जो कि कभी आप मतलब 4 लोगों को कभी बताने का मन करा लेकिन बता नहीं पाए हो कुछ? यही मेन तो यही है कि अपने मेनली बातों को समझें, जो उनके साथ प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं जो ठीक है, वो स्टैंड में अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसका वो गलत उसमें डायरेक्शन में जा करके अपनी लाइफ को ख़त्म कर देते। तो इस चीज को समझिए और उस पर फोकस करिए, उसको कैसे मैनेज करना है वो आप ही कर सकते हैं। आपको इसमें सीखने और उसके नहीं कैसे करना है वो आप ही को करना है, नहीं तो आपको किसी दिन बहुत ही बुरा रिजल्ट्स मिलेगा जो अनरिवर्सिबल है। अनरिवर्सिबल ड्रग्स एडिक्शन, ठीक है, एक्सीडेंट्स, ये जो चीजें हैं ये आपको खुद ही फेस करनी है। अपने बच्चों को नोटिस करना है कि वो कहीं ऐसे उसमें, क्योंकि आजकल हाई फाई कॉलेज हैं,
ये है, इसमें ये कॉमन है वो है। तो आपको खुद ही ये जज करना है, खुद ही मैनेज करना है, इसमें कोई सिखाने वाली चीज नहीं है। खैर थैंक यू, अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। कैंसर से बचने के लिए 3 सबसे इम्पोर्टेंट हैबिट्स क्या हैं? कैंसर से बचने के मेन तो एक अपना वेट कंट्रोल रखें, ठीक है। दूसरी चीज है आप जो जंक फूड्स पूरा हैं इससे बच के और रहे। जो केमिकल्स जो जिसमें कि मिलावटी चीजें हैं उनसे बचें, ठीक है। दूसरा अपनी लाइफ स्टाइल करें, सही करें और स्ट्रेस को रिड्यूस करें। क्या एक्सरसाइज रियली हेल्प करती है? हाँ, एक्सरसाइज कौन सी हेल्प करती है? एक्सरसाइज का मेन एम तो ये है कि आपका जैसे जो बॉडी की बिल्ड है, वेट है, ये सब रिड्यूस मतलब मेंटेन। एक्सरसाइज से आपके बॉडी में एक तो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज नहीं होगा। आपकी जो एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी जो शरीर की क्षमता है, व्यायाम की क्षमता है, वो डेली एक्सरसाइज से बढ़ेगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कंजप्शन भी अच्छा होगा आपकी बॉडी में। ऑक्सीजन कंजप्शन अच्छा होगा तो आपकी लाइफस्टाइल वैसे भी अच्छी रहेगी। इम्यूनिटी बढ़ जाती है वैसे। अच्छा। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता आप अगर आपको एक मैसेज देना हो सबको कैंसर को लेकर तो वो क्या होगा? एक मैसेज दो। है। एक मैसेज ये है कि अगर आपको मतलब बेसिकली कुछ भी लगे कि कहीं भी आपके शरीर में गांठ है, तो उसको ठीक है, आप उसको एग्जामिन जरूर करवाएं, इन्वेस्टिगेट जरूर कराएं। चेक कराने मतलब बेसिकली इन्वेस्टिगेट जरूर करें। लोगों को किस चीज से डरना चाहिए और किससे नहीं? अगर कैंसर की बात कर रहे हैं आप, कैंसर की बात इस समय मतलब डरना इसी चीज से चाहिए कि अगर आपका रेगुलर मंथली वेट रिड्यूस हो रहा है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो रही है, कोई गांठें डेवलप हो रही हैं, तो उस पर थोड़ा फोकस करके उसको इन्वेस्टिगेट कराएं और नहीं डरना चाहिए किस चीज से। ठीक। अच्छा, कोई रियल स्टोरी आप बता सकती हैं? क्या आपके साथ कभी ऐसा केस देखा हो जहां एक छोटी सी गांठ कैंसर निकली हो या कुछ आपको ऐसा कनेक्ट हुआ हो? आप तो सर्जरी करते हैं मुझे आपको। मैं बताऊं, मेरे पास अभी कुछ दिन पहले बच्चा आया था, अराउंड उसकी एज होगी 19 ईयर। वो कहीं और से मतलब देसी इलाज कराता था, उसकी एक सिंपल सी गांठ डेवलप हुई थी 3 महीने पहले हाथ में। तो उसने देसी इलाज कराया, तो वो उसके गांठ जब मेरे पास आया तो मैडम ने उसकी जांच की, सुई से जांच की, उसमें डायग्नोज हुआ कैंसर। तो कैंसर भी जो बच्चों में कॉमन होता है वो है, उसका नाम इविंग सार्कोमा डायग्नोज हुआ है। तो मैंने उसके पेशेंट को बाहर किया, उसके अटेंडेंट ने उनको बताया, उसको समझाया कि इसको आप जो है तो वो करें, तुरंत जो आगे का ट्रीटमेंट गाइडलाइंस है वो फॉलो करें। और उसको तो वो बच्चे का जो है दिल्ली गया, उसने वहाँ पे उसको और उसकी कंडीशन बिगड़ी, फिर यहाँ पे आया तो कंडीशन मतलब उसकी बिगड़ गई, क्योंकि उसने अपना ट्रीटमेंट कराने में देरी कर दी। आप कुछ बता रही थी? मेरे पास एक पेशेंट आई थी, एक ओल्ड लेडी थी, लगभग 70 की होंगी। तो उनके एक गांठ थी जो उनके हिप्स वाले रीजन में थी। तो वहाँ से मैंने एफनेसी की। तो जब मैंने वहाँ से एफनेसी की तो मुझे उन पर थोड़ा शक हुआ, तो मैंने उन्हें दोबारा बुलाया। उनके गले पे भी मैंने गांठ चेक की। तो जब गले पे गांठ चेक की तो गले पे भी एक गांठ थी। तो ये एक थायराइड का कैंसर था, जिसे फोलिकुलर कार्सिनोमा कहते हैं। तो मैंने जो गांठ चेक की थी वो उसकी मेटास्टेसिस थी। वो कैंसर गले से स्टार्ट होके हड्डी में चला गया था। तो इसकी जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस था, लेकिन अब वो कैंसर गले का फैल तो गया था। उन्होंने गले के कैंसर पे ध्यान नहीं दिया, गांठों पे, और दूसरी जगह की गांठ की जांच करवाई थी मुझसे। एक मेरे पास भी ऐसा केस था, यंग एज था, 28 की एज थी मेरे, थोड़े से मतलब इसी कॉमन लोकल एरिया के बंदा। तो मेरे पास आया, मुंह में गांठ थी, मैंने उसे सजेस्ट किया कि इसकी जांच कराएं, बायोप्सी कराएं। उनके अटेंडेंट ने कहा अरे नहीं, जीभ कटवाने से फायदा नहीं है, बायोप्सी कराने से फायदा नहीं है, कोई वो नहीं। उनके साथ वालों ने उनको वो किया, उसने वो जांच नहीं कराई। विद इन 6 to 7 मंथ वो पेशेंट एक्सपायर हो गया। फैमिली थी, बच्चे थे, तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा जो अवेयरनेस बढ़नी चाहिए अब अगर समय के अकॉर्डिंगली। और कोई भी चीज़ अगर डॉक्टर सजेस्ट कर रहा है तो चाहे अगर उसको लगता है यहाँ पे नहीं है तो कहीं भी कराएं जरूर।
इन्वेस्टिगेट जरूर कराएं और उसको अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट कराएं। अच्छा, ऐसा कोई दोनों के पास कोई ऐसा कोई केस था जो कैंसर हो ही ना, लेकिन वो इतना डर गया हो अंदर से कि वो उसको लग रहा हो कि यानी कैंसर है, फिर आपको पता है वो चीज़ कि नहीं इनको कैंसर नहीं है, फिर आप भी मतलब वो चीज़ देख रहे हो कि वो डर रहा है को थोड़ा ठीक है उसको डरा देते हैं थोड़ा सा, ऐसा कभी नहीं, हुआ? ऐसा हुआ नहीं है, पर बहुत सारी लेडीज आती हैं ब्रेस्ट लम्प लेके आती हैं। वो ब्रेस्ट लम्प नॉर्मल ब्रेस्ट के भी होते हैं जो कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं। तो ऐसी लेडीज बहुत डरी रहती हैं कि हमें कैंसर निकलेगा, हमें कैंसर निकलेगा। वो बार बार जांच कराती हैं, तो अब उनका जो शक है वो इतनी जल्दी दूर नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी उनकी काउंसलिंग की जाए, समझाया जाए, तो आप थोड़ा सा उसको कंट्रोल कभी कर खुद से सकते नहीं डर आते हो कि कभी ऐसा लग रहा है वो डर रहा है तो मैं हाँ थोड़ा सा एंजॉय कर, हमारा काम डराने का है नहीं, नहीं ऐसा बिल्कुल। मतलब हमें तो मोटिवेट ही करना है हर किसी को। ठीक है। अगर आप खुद भी परेशान हो और फिर उस चीज़ में अगर कोई बंदा आ गया कि नहीं डॉक्टर साहब आप कह रहे हो नहीं है आपको कैंसर, अरे नहीं आप चेक करो एक बार, आप करो जबरदस्ती कर रहे हो, तो उस केस में ऐसे कभी केसेस होते हैं? ऐसे केस होते हैं कि लोग उन्हें डरा देते हैं एक्चुअली। हाँ, और दो साइड दूसरे के चार जो लोग बोल और देते लोग हैं होते कि- हैं वो 4 लोग उन्हें डरा देते हैं, और वो कभी कभी ऐसा होता है गांठ ही नहीं होती, लेकिन उसे जबरदस्ती वो फील कर कि नहीं क्या मेरी गांठ है आप करिए इसमें से। तो इस तरह के केसेस को थोड़ा डील करने में दिक्कत आती है कि वो उन्हें फील होती है कि हमें गांठ है, लेकिन कभी गांठ हो ही नहीं है। हाँ, कभी फिर आप हाँ। रिपोर्ट चेंज कर दो उनकी, कहता हाँ ये नहीं, आपको हम कुछ कहा- कर नहीं सकते, बस हम सिर्फ ऐसा है ना, पैथोलॉजी के अलावा हम उसको रेडियोलॉजी भी सजेस्ट कर सकते हैं, आप अपना अल्ट्रासाउंड करा डॉक्टर लीजिए। साहब कह रहे हैं नहीं कैंसर नहीं है, तो उसको अब अगर उसके पास मनी की प्रॉब्लम नहीं है तो पेट स्कैन आ गया, बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई जिससे उसका शक दूर किया जा सकता है। अच्छा, बाकी भाई तो आपको लगे कि आपको अगर ऐसा लग रहा है और मुझे नहीं लग रहा है तो ये मतलब आप ये टेस्ट करा सकते, वो कोई इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं है। पेट स्कैन एक जो है वो स्कैन है, उसमें कहीं भी बॉडी में अगर कैंसर की वो होती है तो डिटेक्ट हो जाती है। बाकी अपने ऊपर है, अगर मतलब इस चीज़ में हम जितना मोटिवेट रहेंगे वो ज़्यादा बेटर। हाँ। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और ये काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट हुई और नॉलेजेबल पॉडकास्ट था हमारा। मैं देखता हूँ कि जो पॉडकास्ट ये जिसने देखा होगा उसको काफ़ी चीज़ें पता लगी होंगी इस बारे में कि कैंसर असल में है क्या चीज़, और फिर उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, और इन चीज़ों को मतलब पता करके अब आप देख सकते हैं कि कहाँ पे 4 लोगों की बात सुननी है, कहाँ पे नहीं सुननी है। मैं तो यही कहूँगा कि जैसे अभी मैं डॉक्टर साहब से बात हुई उस बारे में लेके कि आप उसको पहले टेस्ट कराओ, उसके बाद किसी डिसीजन पे जाओ, क्योंकि खुद से सोचने से बेहतर है कि आप खुद परेशान हो गए उसको वैसे करके ट्रीटमेंट ले लो। तो थैंक यू सो मच आप यहाँ तक आए, और थैंक यू सो मच आपका भी, Thank you. आपने इतना Thank you. सब करा ये नाश्ता कराया और ये सारी चीज़ें, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।